यूं तो जवाहरलाल नेहरू के परिवार की 5 से 7 पीढ़ियों को लेकर हर किसी को जानकारी है, पर उनकी जिंदगी को लेकर कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आपको पता होकर भी पता नहीं। नेहरू एक ऐसे बाप के बेटे थे जिसने अपने पेशे से बेशुमार धन कमाया। मोतीलाल भारत के मध्य वर्ग से निकले पहले वो इंसान थे जिन्हें अपनी शिक्षा, स्किल, टैलेंट और प्रोफेशन के दम पर धन और यश भरपूर मिला। मोतीलाल इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील थे। इस हाई कोर्ट को आप उस समय का सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं। इस हाई कोर्ट की अपील लंदन में होती थी और मोतीलाल वहां भी क्यूसी यानी क्वींस काउंसिल यानी कानून के क्षेत्र में एक बड़ा रुतबा रखने वाले वकील रहे। जवाहरलाल इनके महानालायक बेटे थे। जवाहर को इन्होंने हैरो भेजा। हैरो लंदन का टॉप ग्रामर स्कूल था। हालांकि इससे ज्यादा पॉपुलर स्कूल एटॉन था, पर वहां ड्यूक, अर्ल, लॉर्ड वगैरह को एडमिशन मिलता था। लड़का बैरिस्टरी करके लौटा तो सुंदर लड़की से ब्याह हो गया। मोतीलाल ने जमी जमाई वकालत इस बेटे को हैंड ओवर करनी शुरू की। यानी एक अच्छा पिता होने के नाते मोतीलाल को जो करना था सब किया, लेकिन लड़का जो महानालायक हो, ऐसे में कोई भी पिता क्या ही करेगा। यहाँ महानालायक शब्द व्यंग्य में इस्तेमाल हुआ है। नेहरू वास्तव में नालायक नहीं थे, बल्कि अपने पिता की बनाई हुई राह से हटकर अपनी खुद की चुनी हुई राह पर चलने वाले इंसान थे। नेहरू उस परिभाषा में फिट नहीं बैठते थे जो एक अमीर वकील अपने बच्चों के लिए सोचता है। जाहिर सी बात है कि बने बनाए धंधे में अगर बेटा रुचि नहीं दिखाएगा और किसी आधी धोती वाले के फेर में पड़कर नेतागिरी करेगा तो किस बाप को अच्छा लगता होगा। नेहरू ने वकालत कभी नहीं की। वे कांग्रेस नाम के दल में राजनीतिक रुचि ज्यादा रखते थे। ट्रंक में 4 कपड़े रखकर गांव-गांव घूमना, जो मिले वो खा लेना, जहां जगह मिले वहीं सो जाना, यही सब उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा था। नेहरू यूपी कांग्रेस के सचिव थे। पहली बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जमीनी संगठन बन रहा था। नेहरू इस संगठन के लिए कई प्रदेशों में आंदोलन और धरना प्रदर्शन करते थे। उस समय में मोबाइल तो था नहीं, तो बाप को अक्सर पता ही नहीं होता था कि बेटा फिलहाल कहाँ है। पक्का पता तो सिर्फ तब होता था जब खबर आती थी कि लड़का जेल में है इन दिनों। साल 1921 में नेहरू गांधी के बताए रास्ते का पालन करते हुए असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए लखनऊ जेल में 88 दिन रहे। साल 1922 और 23 में 266 दिन लखनऊ और इलाहाबाद जेल में नेहरू रहे। ये वो गिरफ्तारी थी जब चोरी चोरा की दुखद घटना के बाद महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के विरोध में कई युवा नेताओं ने गिरफ्तारी दी थी। नेहरू भी उनमें से एक थे। यहाँ से रिहा हुए तो नेहरू एकदम गायब हो गए। फिर पता चला कि नाभा की जेल में है। मोतीलाल सांसद थे उसी असेंबली में जिसमें आगे चलकर भगत सिंह बम फेंकने वाले थे। मोतीलाल ने कांग्रेस छोड़कर एक नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा और जीते भी थे, लेकिन बेटा कांग्रेस में ही काम करता रहा। बाप और बापू में से उसने बापू को चुना, यानी महात्मा गांधी को। किसी पिता के लिए इससे बड़ी चोट क्या ही होगी। बहरहाल मोतीलाल ने वायसराय से संपर्क किया। नेहरू के नाभा केस में 2 साल का सस्पेंडेड सेंटेंस मिला, यानी सजा तो मिली पर भुगतनी नहीं पड़ी। लेकिन दोबारा अगर अपराध किया तो पिछली और इस बार की सजा दोनों भुगतनी पड़ेंगी। लेकिन इस मुकदमे के दौरान नाभा की जेल में अस्वास्थ्यकर स्थितियां रही। उनके साथ उसी जेल में बंद रखे गए के संथामन और गिडवानी दोनों को भयंकर टीबी हुआ। दोनों मरते मरते बचे। स्वस्थ होने में दोनों ने लंबा समय लिया। नेहरू भी अस्वस्थ थे, अलबत्ता जल्दी अच्छे हो गए थे। माना गया कि नेहरू के अस्वस्थ होने की वजह नाभा जेल से मिले टीबी के कीटाणु थे, जो उनकी पत्नी की जान लेने वाले थे। उनकी पत्नी कमला का स्वास्थ्य कमजोर रहता था। एक बेटी को उन्होंने साल 1917 में जन्म दिया, जिसे इंदिरा कहते हैं। हम लोगों को पता है कि 1924 में उन्होंने एक पुत्र को भी जन्म दिया था, जो जल्दी मर गया था। कमला लगातार अस्वस्थ रहने लगी थी, लेकिन नेहरू राष्ट्रीय आंदोलन में आगे बढ़ते गए और परिवार छूटता गया। साल 1930 में वे कांग्रेस अध्यक्ष बन चुके थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी उस समय जोरों पर था। फिर तो जेल ही ठिकाना रहा। जेल से घर लौटते हुए किसी धरने प्रदर्शन में बैठ जाते थे और पुलिस फिर जेल ले जाती थी। साल 1930 और 35 सबसे बुरा दौर रहा। आनंद भवन में मोतीलाल डेथ बेड पर थे। पत्नी स्वरूप रानी अस्वस्थ थी, बहू कमला भी अस्वस्थ थी और बेटा जवाहरलाल
जेल में थे, जबकि 20 साल पहले ये परिवार इलाहाबाद का सबसे धनी और सुखी परिवार था। 6 फरवरी 1931 को मोतीलाल ने दम तोड़ा। कमला को टीबी थी। पहले लखनऊ सेनेटोरियम में भर्ती हुई, फिर भोवाली में, क्योंकि नेहरू पास की देहरादून जेल में बंद थे। शर्तों के हिसाब से नेहरू सप्ताह में एक बार भोवाली जा सकते थे कमला से मिलने, लेकिन कमला के हालात सुधरे नहीं। उन्हें नेहरू ने अपने दोस्त की मदद से स्विट्जरलैंड में भर्ती कराया, लेकिन नाभा जेल के विषैले बीज लिए कमला लुसार्न में चल बसी। जवाहरलाल उस वक्त उनके सिरहाने पर मौजूद थे। शर्तों के तहत उन्हें जेल में लुसार्न सिर्फ पत्नी के पास जाने की इजाजत मिली थी। कमला की भस्म उनकी सिंदूर की डिब्बी में भरकर नेहरू हमेशा अपने साथ रखते थे। पिता गए और पत्नी भी चल बसी। बस माँ स्वरूप और बेटी इंदिरा जवाहर के पास बची थी। साल 1938 में स्वरूप रानी भी दुनिया से चली गई। बेटी इंदिरा फिरोज के प्रेम में गिरफ्तार थी। नापसंदगी के बावजूद भी गांधी की सलाह पर इंदिरा और फिरोज का विवाह नेहरू ने करवा दिया, पर दोनों का रिश्ता लंबा चल नहीं पाया और इंदिरा 2 बच्चों के साथ घर वापस आ गई थी। परिवार मानसिक शांति का एपी सेंटर होता है। परिवार में सुख हो तो आप दुनिया से लड़ लेते हैं। आम आदमी की तो यही जीवन शैली होती है, लेकिन जिन्हें आप अक्सर महान शख्सियतें गिनते हैं, उनके पारिवारिक जीवन बुरी तरह डिस्टर्ब मिलेंगे आपको। नेहरू हो, गांधी हो, नेपोलियन या बेंजामिन फ्रैंकलिन हो, सभी ने पारिवारिक दुख झेले। शायद ये दुख यश, महानता और सामाजिक दायित्व की एक जरूरी कीमत होते हैं जो चुकानी ही पड़ती है। साल 1958 में नेहरू ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। पद और यश को छोड़कर वो शांत जीवन जीना चाहते थे, इसलिए कश्मीर में 6 महीने शांति से गुजारने की योजना भी बना चुके थे। लेकिन देश, कांग्रेस और दुनिया के नेताओं ने उन्हें राजनीति में कैरी ऑन करने को मजबूर किया। मजबूर होकर नेहरू लौट आए थे, लेकिन अब दिलचस्पी कम थी उनकी राजनीति के प्रति। 1958 के बाद नेहरू का ढलान शुरू होता है राजनीति में। वे कृष्णा मेनन, मोरारी जी और कैबिनेट की जिम्मेवारी पर अपना प्रशासन छोड़ चुके थे। लाल बहादुर पर निजी कार्यालय और नीलम संजीव रेड्डी के हाथों कांग्रेस की कमान दे चुके थे। अब सिर्फ इंदिरा उनके साथ थी, जो विधवा हो चुकी थी। मैं सोचता हूँ कि मृत्यु के समय जवाहरलाल के जीवन का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या रहा होगा। क्या कोई राजनीतिक फैसला या अपनों का त्याग करके देश के लिए दूसरी राहें चुनना? क्या उन्होंने सोचा होगा कि बाप की बात मानकर वकालत करते, धन कमाते, परिवार, बच्चे, माँ, पिता की सेवा करते तो आपकी और मेरी तरह एक संपूर्ण संतुष्ट जीवन जीते? पर अगर लंबा जीते तो आज उन्हें संसद में गालियां नहीं दी जा रही होती, बल्कि जवाहरलाल देश को और मजबूत बना रहे होते।